Assalamu alaikum students. Today is everyday sciences lecture number 4 and the date is 7. So आज हमने जो स्टार्ट करना है वो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है बायोलॉजिकल साइंसेस का। बायोलॉजिकल साइंसेस में पहले आपने देखना है कि लाइफ क्या है, लाइफ और लिविंग थिंग्स क्या चीज़ें होती हैं हमारे इर्द गिर्द, हम जिंदगी किसको कहते हैं और हम किस चीज़ को जिंदा जानदार में शामिल करेंगे। द थिंग्स इन दीज pictures you look they vary different from each other but they all have one significant thing in common, they are all alive। अब इस तस्वीर में आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक मशरूम नज़र आ रहा है, एक बिल्ली है, एक पौधा है और नीचे जो है वो आपको सीवीड्स या समंदर के अंदर जो पौधे होते हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन इनमें एक चीज़, देखने में ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ लग रही हैं लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि ये सारे के सारे लिविंग हैं या अलाइव हैं। सो लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनको हम आइडेंटिफाइड करते हैं बिकॉज दे हैव सर्टन करेक्टरिस्टिक्स दे ऑल कैरी आउट द सेम लाइफ प्रोसेसेस ऑल्दो दे डू नॉट ऑल डू दीज इन एग्जैक्टली द सेम वे। कि जो जिंदा चीज़ें होती हैं जो जिन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं वो सारे कुछ कॉमन करेक्टर्स होते हैं जो शो करते हैं। उसमें जैसे एक बिल्ली जो है वो मूव करती है बहुत क्विकली व्हेन इट चेजेस अ माउस, एक चूहे का जब पीछा करती है। एंड आईवी प्लांट ऑन द अदर हैंड मूव्स वेरी स्लोली एज इट ग्रोज अप अ वॉल टुवर्ड्स द लाइट। अभी आईवी प्लांट जो है वो बहुत आहिस्ता सा मूव करता है लाइट की तरफ। बायोलॉजिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट लाइफ एंड लिविंग थिंग्स बाय स्टडिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड इन पर्टिकुलर हाउ दे बिहेव। कि अभी इसकी कोई एग्जैक्ट एक डेफिनेशन नहीं है लेकिन कुछ करेक्टर्स हैं कि जिनकी बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि हाँ जी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चीज़ें जो है वो आप होंगी तो हम कह देंगे कि ये चीज़ जो है वो लिविंग है। अच्छा, अब उसमें आपके पास जो लाइफ प्रोसेसेस हमें नज़र आते हैं, जितनी भी जो जिंदा जानदार हैं, जो कॉमन करेक्टर्स सबके अंदर होते हैं वो आपको अगर हम उनको देखें तो 7 करेक्टर्स आते हैं या 7 प्रोसेसेस आते हैं कि जो हमें हर जिंदा चीज़ के अंदर नज़र आएंगे। या जो अगर ये 7 करेक्टर किसी भी चीज़ के अंदर होंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे तो हम कह देंगे कि ये लिविंग है। अब इसमें हम देखें अगर तो पहला जो हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ एनिमल्स फीड टू produce energy and to grow, they eat other living things, plants make their own food by photosynthesis। अब इसमें यह है कि जो भी जिंदा जानदार होगा उसको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको फूड की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो अपनी बॉडी के लिए एनर्जी ले सके और उसका साइज़ जो है वो बड़ा होगा, वो ग्रो करेगा। और जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स को खाएंगे लेकिन प्लांट्स अपना फूड जो है वो खुद तैयार करेंगे। एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, उसके थ्रू। अच्छा, उसके बाद एनिमल्स ग्रो अंटिल दे रीच अ सर्टेन हाइट, प्लांट्स हाउएवर ग्रो कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ्स। कि एनिमल्स जो होते हैं वो एक साइज़ होता है, मतलब जैसे बच्चा पैदा हुआ उसके बाद वो बड़ा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो उस प्रॉपर साइज़ पे आ जाता है कि जो हमें उस एनिमल का नज़र आ रहा होता है। लेकिन पौधे जो हैं वो सारी ज़िंदगी ही बड़े होते रहते हैं। एनिमल्स एक सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ पे पहुंच के बस रुक जाते हैं कि उसके बाद हाइट नहीं बढ़ेगी या उसके बाद फर्दर कोई ग्रोथ नहीं होगी। अच्छा जी, दैन उसके बाद एक और करेक्टर है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं दे प्रोड्यूस वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये जो वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और इस वेस्ट मटेरियल के प्रोड्यूस होने की वजह से जो बॉडी है वो उनकी टॉक्सिक हो जाती है, उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठे हो जाते हैं। जब हम वो इस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, उसके बाद और हमें एक करेक्टर जो नज़र आता है वो क्या है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं बाय यूजिंग देयर लेग्स, विंग्स और फिन्स। प्लांट्स मूव बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम समथिंग। कि एनिमल्स जो हैं वो मूव करते हैं अपनी टांगों से, अपने जैसे परिंदे हैं वो अपने परों से करेंगे, विंग से करेंगे, या मछलियाँ हैं तो वो फिन्स के थ्रू करेंगी। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो मूव करते हैं बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम समथिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कि एनिमल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं अपने सेंस ऑर्गन को सच एज आईज को एंड ईयर्स को टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड देम। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स बट कैन स्टिल रिएक्ट बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स थिंग्स सच एज लाइट एंड वाटर। कि जो एनिमल्स हैं उनके पास एज सच रिस्पॉन्स के लिए कोई ऑर्गन्स तो नहीं होते लेकिन वो अपना जो रिस्पॉन्स है वो शो करते हैं कि वो उस चीज़ की तरफ जाते हैं जो जिसकी उन्हें ज़रूरत है या उससे परे हटते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ऑल द लिविंग थिंग्स मस्ट रिप्रोड्यूस टू रिप्लेस दोज दैट डाई।
कि जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं, वो बच्चे पैदा करती हैं आगे, ताकि उनकी नस्ल जो है वो चलती रहे। तो लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू ग्रो, टू मूव एंड टू एनेबल द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम बॉडी फ्रॉम द फूड इन द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। जितनी भी जिंदा चीज़ें होंगी वो सारी की सारी रेस्पिरेशन करेंगी, उनके अंदर जो है वो सांस को अंदर भी लेके जाएंगी, उसको बाहर भी जो है वो छोड़ेंगी, ताकि उनकी लाइफ का प्रोसेस जो है वो चलता रहे। अच्छा, अब हमने ये देखे कि ये लाइफ के क्या 7 कैरेक्टर्स थे। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जो बेसिक यूनिट है, हमने कह दिया जी पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, इंसान भी हैं, तो उसमें उसका जो बेसिक यूनिट होता है उसको हम कहते हैं सेल। All the living things that are made up of the one or the more cells. Some living things such as bacteria exist as a single cell. These are called unicellular organism. कि मोस्टली जितने भी हम एनिमल्स या प्लांट्स देखते हैं उनके अंदर बॉडी जो है उसका, या सेल को हम अगर डिफाइन करें एक प्रिसाइज वे में, तो उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसका यूनिट भी सेल है, बॉडी में जो फंक्शन हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, उसका यूनिट भी सेल है। ठीक है, सो उसको अगर तो कोई बॉडी एक सिंगल सेल के ऊपर कंसिस्ट करती है तो हम उसको यूनिसेलुलर कह देते हैं। लेकिन अगर किसी बॉडी के अंदर मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स हाउएवर are made up of million of cells joined together, these are called multicellular organism. इनको multicellular organism कहते हैं। सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, यानी सेल इतना छोटा होता है कि आप उसको सिर्फ आंख से नहीं देख सकते, वो आपको नज़र ही नहीं आ सकता, इतना छोटा होता है सेल। एक सिंगल सेल को देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। ये आपको इस डायग्राम में नज़र भी आ रहा है, अभी मैं इसके पार्ट्स भी आपको बताती हूँ। दिस मीन्स दे आर वेरी टाइनी एंड कैन ओनली बी सीन बाय यूजिंग द माइक्रोस्कोप। When you look at an object through a microscope, the object appears larger because the microscope magnifies what you see. The most common type of the microscope is called a light microscope because it uses light to illuminate the object. The diagram shows a typical microscope. अच्छा, अब ये जो माइक्रोस्कोप आपको नज़र आ रही है, इसका फंक्शन क्या होता है कि इस माइक्रोस्कोप में आप ये जो चीज़ होती है ना, जिसको हम कहते हैं स्टेज या क्लिप्स, यहाँ पर हम कोई भी चीज़ रखते हैं और बहुत छोटी, बहुत इतनी छोटी के बाद वो आँख से बहुत थोड़ी सी नज़र आ रही होती है। लेकिन ये जो आपको इसके ऊपर ये नज़र आ रहा है ना, इसका आईपीस लेंस, यहाँ पर एक लेंस लगा हुआ होता है और 3 लेंस जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, जिनकी पावर डिफरेंट होती है। एक 5 टाइम ज़्यादा बड़ा दिखा देगा, एक 10 टाइम दिखा देगा, एक 100 टाइम दिखा देगा। तो यहाँ पर जो लेंस होता है जहाँ हम अपनी आँख रखते हैं, इसको हम कहते हैं आईपीस लेंस। और जो उसके ऑपोजिट दूसरी साइड पर लेंस होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, उसके बाद ये आपको 2 बटन नज़र आ रहे हैं। दीज 2 बटन्स आर कॉल्ड फाइंड एंड कोरस फोकसिंग नॉब्स, कि इनके थ्रू जो है ना इसका और इसका फासला जो है उसको हम कम कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और लेंस के अकॉर्डिंगली उस जो हमने चीज़ यहाँ पे रख के देखनी है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्टेज, जिसके ऊपर आप स्लाइड रखते हैं। उसके बाद ये जो नीचे है दैट इज़ कॉल्ड डायफ्राम। ये मिरर होता है, मिरर के ऊपर इस मिरर का साइड जो साइड होती है, या इसको हम इस एंगल से रखते हैं माइक्रोस्कोप को, कि जो लाइट है, चाहे वो किसी खिड़की से आ रही है, चाहे वो किसी बल्ब से आ रही है, चाहे आपने कोई भी आपकी लाइट सोर्स है, वो लाइट इस पे पड़ती है, यहाँ से पड़ने के बाद वो लाइट इधर जाती है। इसके ऊपर आपने माइक्रोस्कोप के अंदर जो भी चीज़ लगा के रखी होती है उसके ऊपर वो लाइट पड़ती है, और उसके बाद यहाँ से आप ये यहाँ तो आपको ज़्यादा गैप नज़र आ रहा है ना, लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो हम इसको करीब कर लेते हैं इसके, तो फिर यहाँ से वो जो चीज़ है उसको हम थ्रू द आईपीस लेंस देखते हैं, और फिर वो हमें नज़र आती है अपने साइज से कई गुना बड़ी, और जो चीज़ हमें बिल्कुल छोटी ज़रा सी नज़र आती है हम उसको बहुत डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप जो है उसका काम ही होता है कि उसने आपको बहुत छोटी चीज़ को ज़रा बड़ा करके दिखाना होता है। अच्छा, उसके बाद अब हम किस तरह यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप को, यूजिंग अ लाइट ये जो आप माइक्रोस्कोप देख रहे हैं इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब ये खैर पुरानी हो गई है, लेकिन अभी भी जो लैब्स हैं उनमें यही यूज़ होती हैं। अब जो है वो इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप भी आ गई हैं, वो ज़्यादा अच्छा उसका विजन है, ज़्यादा अच्छा उसमें नज़र आता है, उसकी मैग्नीफिकेशन भी ज़्यादा है, उसकी पावर ज़्यादा होती है लेंस की, तो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाती है कोई भी चीज़ जो आप देखना चाह रहे होते हैं माइक्रोस्कोप में। अदरवाइज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स भी हैं जिसमें सोर्स ऑफ लाइट जो है उसकी जगह, मतलब यहाँ जो मिरर पे हम कहते हैं ना कि बाहर से लाइट आएगी, वहाँ से एक जो है वो रे ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होती है एज अ सोर्स ऑफ लाइट, एंड एज अ रिज़ल्ट
जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है और वो भी सिर्फ पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ की लैब में है। तो वो ऐसा आपके लेवल के स्टूडेंट जो हैं वो भी उस माइक्रोस्कोप को नहीं देख सकते। तो मोस्टली बच्चे जो लैब में काम कर रहे होते हैं, या वैसे हम जिस लेवल पे काम कराते हैं उसमें बच्चे जो हैं वो सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप पे काम करते हैं। Using a light microscope, the object is put on a glass microscope slide and usually covered with a cover slip. आपने यहाँ पर जो है वो स्लाइड रखनी है और इस स्लाइड के ऊपर आपने एक स्लाइड का मतलब होता है शीशे का एक छोटा सा पीस होता है आपके पास, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे रखना होता है और उसके ऊपर एक और छोटा पीस रखते हैं शीशे का जिसको हम कवर स्लिप कहते हैं। The slide is placed on the stage of the microscope and held in place with the stage clips. कि वो जो स्लाइड आप रखते हैं उसके ऊपर आप फिर ये स्टेज क्लिप्स लगा देते हैं ताकि वो अपनी जगह से ना हिले, आप चीज़ों को सही तरह से व्यू कर सकें, उसका व्यू सही आए। The diaphragm can be adjusted to allow more or less light to pass through the hole. अब यहाँ पर ये जो डायाफ्राम होता है नीचे लगा हुआ, उसके थ्रू हम जो लाइट ने यहाँ से यहाँ जाना है उसको पैसेज जो है उसको एडजस्ट करते हैं। The light shines through the object and into the objective lens. Light passes from the objective lens through the eyepiece lens and into your eye. जो भी चीज़ आप देख रहे हैं ये लाइट यहाँ से उस पर पड़ेगी, यहाँ से आप उसको देखेंगे और इधर से आपकी आँख उसको आपको दिखा देगी। Light passes from the objective lens. The focus knobs adjust the distance between the stage and the object lens to क्रिएट अ क्लियर इमेज। कि आपके पास ये जो फोकस नोब्स होती हैं इसके ज़रिए आप इनको इस डिस्टेंस को भी एडजस्ट करते हैं और जो चीज़ आप देख रहे हैं उसको भी एडजस्ट करते हैं ताकि आपको क्लियर व्यू आए। लाइट माइक्रोस्कोप यूजली हैव मोर देन वन ऑब्जेक्टिव लेंस। ये देखें 1 2 3 आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। These are arranged on a turret which can be rotated so that you can use lenses with different magnification to look at the object. अब ये जो क्रॉस, ये एक्स का साइन या क्रॉस का आपको नजर आता है, इसका मतलब है उसकी ताकत इतने गुना ज़्यादा बड़ी वो चीज़ नजर आएगी। जैसे 5x में इसका मतलब ये होता है कि आपको 5 गुना बड़ी नजर आएगी, 10 गुना बड़ी नजर आएगी, 20 गुना बड़ी नजर आएगी, 40 गुना बड़ी नजर आएगी अपने असल साइज से। ऑब्जेक्टिव लेंस कैन बी आर मोस्ट पॉपुलर। कि यहाँ पर जो होते हैं ये लेंस जो लगे होते हैं ये 5x का 5 टाइम ज़्यादा का लगा हुआ, ये 10 टाइम ज़्यादा का लगा हुआ, ये 40 टाइम ज़्यादा का लगा हुआ। ये चीज़ आपको उतनी ही ज़्यादा बड़ी नज़र आती है। द आई पीस लेंस इज यूजली 10 टाइम्स ज़्यादा, ये आपको उससे 10 टाइम्स ज़्यादा दिखाती हैं। इफ़ द आई पीस मैग्नीफिकेशन इज़ 10 एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नीफिकेशन इज़ 20, द टोटल मैग्नीफिकेशन इज़ 10 × 20 इज इक्वल टू 200 टाइम्स। कि अगर यहाँ पर आपके पास जो है मैग्नीफिकेशन वो 10 टाइम है इस जगह पर और यहाँ पर 20 टाइम्स है, तो मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है चीज़ कितनी बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी होकर नज़र आ रही है आपको। तो आप ये जो दोनों लेंस होते हैं उनकी पावर को मल्टीप्लाई कर लें तो इसका मतलब है कि आपके पास चीज़ जो है वो 200 टाइम्स बड़ी आपको नज़र आएगी। आई थिंक इट्स क्लियर, या है भी सही आपकी सिलेबस में। अच्छा, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि एनिमल एंड प्लांट सेल जो होते हैं वो देखने में सिमिलर लग रहे होते हैं, लेकिन एक तो उनका काम मुख्तलिफ होता है, दूसरा वो मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए उनके अंदर हमें बहुत डिफरेंस भी नज़र आता है। ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड डायग्राम है कि ताकि आपके लिए आसान हो जाए, क्योंकि अगर मैं कोई बहुत कम्प्लेक्स किस्म की डायग्राम आपको अभी दिखा देती तो आपने घबरा जाना था और परेशान हो जाता ना कि ये तो बहुत मुश्किल हो गया। इसमें आप देखिए आपको कुछ चीज़ें कॉमन नज़र आ रही हैं कि जो एनिमल सेल के अंदर भी हैं, प्लांट सेल के अंदर भी हैं। जैसे इसमें आपको सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, यहाँ पर भी आपको सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। इसके अंदर ये खाली नहीं होता सेल, इसके अंदर भी लिक्विड होता है, जैसे इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पर भी आपको साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है। न्यूक्लियस एनिमल सेल में भी है और न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी है, ठीक है। तो मतलब 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कॉमन नज़र आती हैं कि जो प्लांट सेल में भी होंगी, एनिमल सेल में भी होंगी, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब एक चीज़ है वैक्यूल, ये आपको यहाँ पर सेंटर में इतना बड़ा वैक्यूल नज़र आ रहा है, ये आपको सिर्फ प्लांट सेल में नज़र आ रहा है। एनिमल सेल में हमें वैक्यूल नज़र आते हैं, बट दीज आर स्मॉलर, छोटे छोटे होते हैं और ज़्यादा नंबर में होते हैं, ठीक है। देन फिर जो प्लांट सेल है उसके बाहर आपको ये एक थोड़ा डार्कर ग्रीन कलर की वॉल नज़र आ रही है, दैट वी हैव कॉल्ड एज द सेल वॉल। ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होगी, ये एनिमल सेल के अंदर नहीं होगी, क्योंकि एनिमल सेल जो है उसका फंक्शन और तरह का है। अच्छा, तो अब हमने कुछ मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो देखने हैं। एक इसका थोड़ा सा रिव्यू आपको दे देती हूँ, उसके बाद हम इसको डिटेल में देखते हैं कि ये जो डायग्राम्स हैं अगर हम इनको सामने रखें तो
अच्छा, और एक ये जो है ये एनिमल सेल की आपको डायग्राम दिखाई दी है। ये हमारे जो चीक सेल है ना, अगर हम अपने गालों के अंदर की तरफ से उतारें तो ये आपको नजर आते हैं। ये प्लांट सेल की डायग्राम दिखाई दी आपको। एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव द 3 सिमिलरिटीज, जो मैंने आपको बता दी कि एक तो न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा और सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों आपको नजर आएंगी बोथ इन द प्लांट सेल एज वेल एज इन द एनिमल सेल। जो चीज़ें डिफरेंट हैं वो सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये जो ग्रीन आपको छोटे छोटे ऑर्गेनल्स नजर आ रहे हैं ना इसके अंदर इतने सारे, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का जो पौधे आपको ग्रीन नजर आते हैं वो इन क्लोरोप्लास्ट की वजह से ग्रीन नजर आते हैं, ठीक है। देन क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर एक केमिकल होता है ग्रीन कलर का जिसको हम क्लोरोफिल का नाम देते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल। दिस इज द केमिकल विच enables green plants to use the sunlight energy to make the food during the photosynthesis। ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है और ग्रीन प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। देन वैक्यूल जो है, ये आपको मैंने कहा था कि सेंटर में और यहाँ पर साइड्स में। वैक्यूल इज अ लार्ज स्पेस इन द मिडल ऑफ द सेल। इट इज़ फिल्ड विद द फ्लूइड दैट इज कॉल्ड एज द सेल सैप। ये सेल सैप कहलाता है। अच्छा, उसके बाद अब हमने वन बाय वन हर चीज़ को देखना है कि वो कैसे अपने फंक्शनिंग। पहले तो हमें सेल को भी इन डिटेल देखना है, फिर ये थोड़ा सा एक आपको मैंने आइडिया देना था कि स्पेशल सेल्स होते हैं कुछ जो स्पेशल जॉब्स करते हैं, जैसे ह्यूमन एंड अदर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो हैं दे आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल एंड हर सेल जो है उसकी अपनी एक जॉब है जो उसे करनी। अब ये जो आपको सेल नज़र आ रहा है ये नर्व सेल है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर होता है, जैसे दिमाग का या अस्पी निज़ाम कहते हैं। So nerve cells have the long thin fibers which carry messages from one part of the body to another। ये जो लंबे लंबे आपको उसके धागे नजर आ रहे हैं बहुत लंबे होते हैं, नर्व्स होती हैं और ये एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैसेज लेके जाती हैं। फिर एपिथेलियल सेल्स ये हैं, ये आपको नजर आते हैं आपकी जो स्किन होती है उसके ऊपर। ये थिन भी हैं, फ्लैट भी हैं और ये आपको नजर आते हैं लेयर्स में जो आपकी स्किन होती है उसके ऊपर। लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेजल्स में उसकी जो खून की नालियाँ हैं उनमें, एंड द एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल से मतलब है जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका निज़ाम है। दीज सेल्स हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। प्रोटेक्शन भी करनी है उन्होंने और एब्जॉर्प्शन भी करनी है। अच्छा, ये आप देखें अगर तो ये पोलन ग्रेन्स हैं, ये जो होते हैं ये प्लांट्स के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। ये सेल्स होते हैं और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनको ये आपको ऐसे नहीं नज़र आते जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। आपका येलो सा पाउडर अक्सर आप उनको हाथ लगाएं तो उसमें से येलो येलो पाउडर आपके हाथों को लग जाता है, ये वो है जो आपको वैसे नज़र आता है। उस पाउडर को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो वो आपको नज़र आएगा कि उसमें ऐसे कितने लाखों की तादाद में पोलन ग्रेन्स होते हैं और इसमें आपको उसकी स्पाइकी कांटेदार सी सरफेस नज़र आ रही है टू हेल्प देम टू स्टिक टू द बॉडीज ऑफ द इंसेक्ट्स। और इसी की वजह से ये जो इंसेक्ट्स हैं या हशरात फूलों पे जाते हैं उनके साथ चिपक जाते हैं और फिर उसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अदर्स हैव टाइनी विंग्स टू एनेबल देम टू बी कैरीड बाय द विंड, बोथ एडॉप्शन हेल्प इन द पॉलिनेशन। कुछ जो होते हैं ये तो पौधे ऐसे होते हैं कि उनके अंदर इस तरह का नहीं होता पॉलन ग्रेन, उसके छोटे छोटे विंग्स होते हैं जिसकी वजह से वो उड़ते फिरते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा जी, सो दीज आर द रेड ब्लड सेल्स और इनका क्या काम होता है कि इन्होंने ऑक्सीजन को लेके जाना होता है बॉडी के अंदर एंड दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू पिक अप द लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन। ये जो रेड ब्लड सेल है ये आपको एक रेड ब्लड सेल नज़र आ रहा है यहाँ पर, बाकी भी बहुत सारे हैं लेकिन इस एक को अगर हम फोकस करें तो इसका सरफेस एरिया इतना बड़ा इसलिए होता है क्योंकि इसने ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, ऑक्सीजन को लेके जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। अब फिर जब सेल्स मिलते हैं तो वो टिश्यूज़ बना देते हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन बना देते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स और सिस्टम जो है हमने उनको स्टडी करना है, लेकिन बट पहले भी हमने जो है वो स्टडी करना है इसमें सेल के फर्दर स्ट्रक्चर्स को। उसमें जो पहला हमने स्टडी करना है दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है।